आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मध्यकालीन भारत की आज ये तीसरी क्लास है। इसके पहले की दो क्लासेस में मैंने आपको बताया कि 8वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के बीच में पूरे विश्व के अलग अलग रीजन में, जैसे यूरोप में क्या चल रहा था, चाइना में क्या चल रहा था, अरब में क्या चल रहा था, अफ्रीका में क्या चल रहा था, ईस्ट एशिया में क्या चल रहा था, इन सारी चीज़ों की चर्चा की। और उन सारी चर्चाओं के बाद आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वही 8वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के बीच में भारत में क्या चल रहा था। ठीक है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। ये पूरे चैप्टर में हम लोग बताएंगे कि 8वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के बीच में क्या चल रहा था। और टू बी वेरी क्लियर, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि 750 एडी से 1000 एडी के बीच में क्या चल रहा था भारत में। अब जब मैं एडी या बीसीई या सीई की बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह, जिसमें आपको ये क्लियर पता रहेगा कि एडी और बीसी में क्या अंतर है, क्यों बनाया अंतर और किसने बनाया अंतर। ठीक है, तो चलिए अभी आप याद रखिए 750 एडी से 1000 एडी की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। 750 एडी का मतलब 8वीं सेंचुरी में क्या चल रहा था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके पहले क्या चल रहा था। ये भारत का नक्शा आपके सामने है। कोई भी इतिहास या भूगोल, ये दो ऐसी चीज़ है ना, अगर आप इसको मैप से पढ़ेंगे तो शायद आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। ये भारत का पुराना नक्शा है। इस नक्शे में मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया हूँ, बट जितना बना पाया हूँ आप देख पा रहे हैं। ये भारत के नक्शे में एक बड़ा धब्बा दिख रहा है, के कन्नौज। ये धब्बा नहीं है, ये पॉइंट है, ये मार्क है। ये क्या बता रहा है, के का मतलब होता है कन्नौज। अब आप ध्यान से सुनिए, 606 एडी से लेके 647 एडी तक इस कन्नौज पे दुनिया के सबसे बड़े दानी हर्षवर्धन का राज्य था। कब से कब तक? 606 से 647 एडी के बीच में हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। अब जरा कन्नौज के बारे में आपको एक लाइन में बता दूं, अक्सर ये पूछा जाता है और कई बार यूपीएससी में तो पूछता ही है, क्यों कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट था। ये बहुत बड़ा, ये कन्नौज के चक्कर में तीन अलग अलग साम्राज्य की लड़ाई हुई थी आगे चल के, जिसको मैं आज के चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गंगा इसके पास से गुजरती थी। तो गंगा का बेसिन था। बेसिन का मतलब जितनी चौड़ाई में गंगा पूरा बह रही है उसके आसपास के इलाके थे। उसकी वजह से ये जगह बहुत ही उपजाऊ और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्ट्रैटेजिकली का मतलब आपको पता है, जिसका इस एरिया पे राज था वो पूरा नॉर्थ इंडिया का राजा कहलाता था। इसलिए सभी के सभी राजाओं की आंखें किस पे रहती थी? कन्नौज पे। अब तो क्लियर हो गया ना क्यों? क्योंकि ये गंगा बेसिन था, इस वजह से ये जमीन उपजाऊ थी। भैया जमीन उपजाऊ का मतलब ज़्यादा पैसा का मतलब इलाके पे धाक बड़ी, इसलिए पूरा नॉर्थ इंडिया का राजा स्ट्रॉन्ग वही माना जाता था जिसका अधिकार किस पे हो? कन्नौज पे हो। इसका मतलब कन्नौज में आगे चल के लड़ाई होगी, ये इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया अब तक? तो अब आ जाइए कन्नौज में क्या हुआ। हर्षवर्धन की डेथ हुई 647 एडी में। उसके बाद से 750 एडी तक पूरा इलाका ऐसे ही रैंडम चल रहा था। रैंडम का मतलब कश्मीर के जो राजा थे वो कभी आ जाते थे, कभी वहाँ आ जाते थे। लेकिन इस समय क्या हुआ, 3 अलग अलग साम्राज्य थे। ध्यान से सुनिएगा, 3 अलग अलग साम्राज्य थे। एक था पाल वंश, एक था प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश और तीसरा था राष्ट्रकूट वंश। ध्यान से सुनिएगा, पाल वंश बंगाल का साइड दिख रहा है आपको, ये पूरा साइड पाल वंश का था। ये पूरा गुजरात से लेके यहाँ तक का साइड किसका था? गुर्जर प्रतिहार का। और पूरा दक्कन वाला इलाका पूरा किसका था? राष्ट्रकूटों का था। तो 3 अलग अलग डायनेस्टी थी। कौन कौन सी? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। आज इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। 3 राज्यों के 3 अलग अलग साम्राज्यों में लड़ाई कैसे हुई। अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अब मैं पहले बता दूं कि आपको एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में आएगा पाल वंश का पहला शासक, पाल वंश का लास्ट शासक, इसका पहला, इसका लास्ट, इसका पहला, इसका लास्ट। इसके अलावा कोई ऐसा, जब तीनों की लड़ाई हुई तो तीनों के राजा कौन थे, ये भी आएगा। और क्या आ सकता है? और आ सकता है कि इन तीनों में से कुछ ने बहुत अच्छा काम किया, उन कामों के बारे में, किस राजा ने किस सेशन में कौन सा काम किया। बस इतनी सी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में आनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि एक शॉर्ट ट्रिक आपको पता चले। ठीक, तो मैं पहले शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा पाल वंश की, प्रतिहार वंश की और राष्ट्रकूट वंश की। फिर मैं इसको धीरे धीरे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है एक वीडियो में हो जाए, हो सकता है 2 वीडियो में हो जाए, बट दोनों की दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि कब 750 से 1000 के बीच में 3 डायनेस्टी खतरनाक थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। क्लियर हो गया? राष्ट्रकूट दक्कन में, पाल बंगाल में और गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे? गुजरात में। अब इधर देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो मेरी स्ट्रैटेजी कहती है, आपको पहले पाल वंश के सारे राजाओं के नाम रटे होने चाहिए, फिर गुर्जर प्रतिहार के सारे राजाओं के नाम, फिर राष्ट्रकूटों के। तो तीनों की शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। पहले मैं बता दूं पाल वंश की शॉर्ट ट्रिक क्या है,
गोधर्म देव मही रामपाल। इसको एक बार लिख के 10 बार लिख डालिए और रट डालिए। एक बार देखिए, 10 बार लिखिए और रट डालिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पाल वंश की पूरी डायनेस्टी को बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो गोधर्म देव मही रामपाल, गोधर्म देव मही रामपाल, गोधर्म देव मही रामपाल, ये पूरी डायनेस्टी किसकी है? पाल वंश की है। दूसरा है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ आपको क्लियरिटी दिख रही है ना? ये जो गुजरात साइड वाला इलाका है, ये इलाके पे किसका राज्य था? गुजरात साइड पे गुर्जर प्रतिहार। ये इधर से इधर बढ़े, ये इधर से ऊपर बढ़े और पाल यहाँ से यहाँ बढ़े। तीनों की लड़ाई कहाँ पे हुई? कन्नौज पे हुई, क्योंकि कन्नौज स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कैसे हुई ये मैं बताऊंगा आपको, पहले फिलहाल देखिए। पाल वंश की शॉर्ट ट्रिक, गोधर्म देवमही रामपाल। गुर्जर प्रतिहार की, नागवत्स नागभट्ट, नागवत्स नागभट्ट महामहिम राजयश। ठीक, नागवत्स नागभट्ट महामहिम राजयश। ठीक, ये किसका हो गया? गुर्जर प्रतिहार का हो गया। शॉर्ट ट्रिक। अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप उसको यूज़ करिए, मैंने ये अपने लिए बना रखा है। ठीक है, और ये एकदम याद रह जाएगा। जहाँ आपने 10 बार लिखा ना इसको, देखिए शॉर्ट ट्रिक का यही अच्छी बात है कि जहाँ आपने लिखा और एक साथ लिखिएगा तीनों को। जब भी आप पाल वंश लिखें उसके साथ गुर्जर लिखें, उसके साथ राष्ट्रकूट लिखें, तो बड़ा अच्छा लगेगा। कंटेम्प्रेरी है चूंकि, तो एक साथ पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो पाल वंश का गोधर्म देवमही रामपाल, गुर्जर वंश का नागवत्स नागभट्ट महामही राजयश। ठीक, और तीसरा आ जाता है राष्ट्रकूट का दंत कृष्ण ध्रुवा गोविंदा। ऐसे ही रटिएगा, दंत कृष्ण ध्रुवा गोविंदा, माघ इंद्र को कृष्णानंदा। दंत कृष्ण ध्रुवा गोविंदा, माघ इंद्र को कृष्णानंदा। यहाँ को कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो 3 शॉर्ट ट्रिक आज आपने समझ ली। अब आपको रटना क्या है यहाँ पे? यही 3 शॉर्ट ट्रिक रटनी है, बाकी का आधा काम आपका ऐसे ही हो गया। ठीक, पाल वंश का जो वो था, ध्यान से सुन लीजिए। पाल वंश का जो पहला शासक या फाउंडर था वो था कौन? गोपाल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, इन तीनों में जो ट्राइपार्टाइट हुई, तीनों की एक साथ कन्नौज के लिए लड़ाई हुई, तो वो कब से शुरू हुई? तो याद रखिएगा, धर्मवत्स ध्रुवा। तीन, धर्मवत्स ध्रुवा, धधवा या धुधुआ, धर्मवत्स ध्रुवा। धर्मपाल किसमें था? पाल वंश का। वत्स राज किसमें था? गुर्जर प्रतिहार में। और ध्रुवा किसमें था? राष्ट्रकूट में। इन तीनों की ट्राइपार्टाइट हुई। ट्राइपार्टाइट का मतलब तीनों की युद्ध हुआ आपस में, किसके लिए? कन्नौज के लिए। आई होप कि शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। कन्नौज इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो पाल वंश का पहला राजा था गोपाल। कौन था? गोपाल। गोपाल के बेटे का नाम था क्या? ध्यान से सुन लीजिए, धर्मपाल। गोपाल के बेटे का नाम था धर्मपाल। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या हुआ? धर्मपाल की लड़ाई हुई गुर्जर प्रतिहार के किससे? वत्सराज से। ध्यान से सुनिएगा, धर्मपाल की, पहला राजा गोपाल, दूसरे राजा की बात कर रहा हूं कि ये तीनों में कैसे लड़ाई हुई। धर्मपाल की लड़ाई हुई वत्सराज से, जिसमें धर्मपाल हार गए। धर्मपाल को किसने हराया? वत्सराज ने हराया। और जब वत्सराज को वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया, उसी समय इस गुर्जर प्रतिहार को राष्ट्रकूटों ने हरा दिया। समझ में आ रहा है ना? बिहार से सुनिएगा। सबसे पहले पाल वंश को गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज ने हराया, और जब वत्सराज ने हरा दिया तो वत्सराज ने सोचा कन्नौज पर अधिकार कर ले, लेकिन उसी समय राष्ट्रकूटों ने वत्सराज को हरा दिया। ठीक, वत्सराज को हरा दिया। अब भैया मामला वैसे ही पड़ गया। फिर राष्ट्रकूट इसको वत्सराज को हरा के वापस आ गए, तो क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहार फिर से भाई सोचे कि हम कोशिश कर लें, फिर से कन्नौज पा लें। तो ये हमेशा लड़ाई यहाँ चलती रहती थी। ठीक है, तो पाल वंश को हराया गुर्जरों ने। गुर्जरों को किसने हराया? राष्ट्रकूटों ने। और एक क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में अक्सर पूछता है, इन तीनों में से सबसे लास्ट में बचा कौन? सबसे लंबा कौन चला? तो राष्ट्रकूट ही थे जो सबसे लंबे चले। ठीक, अब आ जाइए पहले वंश की बात करते हैं, पाल वंश की। गोधर्म देव मही रामपाल। सबसे पहला राजा था गोपाल। गोपाल वंश का सबसे पहला राजा गोपाल। गोपाल इसका फाउंडर था। 750 से 770 ईस्वी तक कहाँ पे राजा किया? बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। और इसने एक मोनेस्ट्री का मतलब वो जगह जहाँ बुद्धिस्ट लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, वो क्या बनवाया? ओदंतपुरी में। ओदांतपुरी में, याद रखिएगा, ओदांतपुरी आज के टाइम पे कहाँ है? बिहार में है। ओदांतपुरी बिहार में इसने एक मोनेस्ट्री बनवाई। किसने बनवाई? गोपाल ने। यही फाउंडर था पाल वंश का। पहला हो गया। दूसरा हो गया धर्मपाल। धर्मपाल ने इस पाल वंश की डायनेस्टी को बड़ा किया।
हालांकि ये हार भी गया था, मैंने बताया आपको, वत्सराज से, लेकिन फिर भी धर्मपाल ने इस डायनेस्टी को थोड़ा सा ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश की। दूसरी चीज़, धर्मपाल ने क्या किया, सबसे ज़रूरी धर्मपाल था, क्यों, धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की। कहाँ पे की, भागलपुर में। अब आप देखेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी भागलपुर में है, विक्रमशिला मोनेस्ट्री भी भागलपुर में है, और दोनों की दोनों विक्रमशिला को किसने फाउंडेशन किया, उसका किसने किया, धर्मपाल ने। पीसीएस का पेट क्वेश्चन, धर्मपाल, विक्रमशिला की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने। इन्होंने एक सोमापुरी में भी मोनेस्ट्री बनवाई, याद रखिएगा, सोमापुरी पहाड़पुर बिहार में है सोमापुरी। इसको भी किसने बनवाया, गोपाल ने बनवाया। तो सबसे पहले धर्मपाल ने बनवाया, तो गोपाल, धर्मपाल। उसके बाद कौन आएंगे, देवपाल आएंगे। देवपाल ने क्या किया, देवपाल ने अपना जो है राज्य को कहाँ तक बढ़ाया, असम तक बढ़ा डाला। ये असम का इलाका, आधुनिक नेपाल का इलाका और उत्कल उड़ीसा का इलाका, ये तीनों इलाके को मिला लिया एक में, किसने, देवपाल में। ये देवपाल के टाइम पे, ध्यान से सुन लीजिए, ये देवपाल का टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके टाइम पे एक थे वज्रदंत। कौन थे, वज्रदंत, जिन्होंने लिखा लोकेश्वर वात। ये वज्रदंत किसके कोर्ट पोएट थे, कोर्ट के मतलब उनके दरबार में गाना गाते थे, किसके, देवपाल के दरबार में गाना गाते थे वज्रदंत। उसके बाद बारी आती है महिपाल की। बस आपको इससे ज़्यादा नहीं जानना और कुछ भी नहीं जानना। एक बार गोधर्म देवमही रामपाल रट लिया, सबसे पहले गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर महिपाल, फिर रामपाल, खत्म बात। इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है इसमें। महिपाल को क्या हुआ था, महिपाल की खास बात यह है कि इसको राजेंद्र चोल ने साउथ से आके हरा दिया था। याद रखिएगा, पाल वंश के राजा को राजेंद्र चोल ने साउथ से आके हरा दिया था, ठीक है ना, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लाइन, महिपाल भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, महिपाल हारा था किससे, राजेंद्र चोल से। और इस वंश का सबसे लास्ट शासक कौन था, रामपाल। रामपाल था सबसे लास्ट शासक। इस वर्म के, इस पूरे डायनेस्टी को विनाश किसने किया, विजय सेन ने फाइनल जाके इस धर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस डायनेस्टी को। कौन सी डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी का सत्यानाश किसने किया, विजय सेन, जो कि सेन डायनेस्टी का था, 12वीं सेंचुरी में ख़त्म कर डाला। तो जो पाल डायनेस्टी थी वो आगे चल के कौन सी डायनेस्टी में चेंज हो गई, सेन डायनेस्टी में। अब कुछ एक दो लाइन और मैं बता दूं पाल डायनेस्टी के बाद। साउथ इंडिया में मैंने कुछ पॉइंट दिखा रखे हैं। सबसे नीचे जो आज का केरला है, पहले वो चेर था। जो पांड्य था, जिनकी राजधानी मदुरई थी, वो नीचे इस वाले इलाके में है। इसके ऊपर चोल देख रहे हैं, तंजौर वाला इलाका यहाँ था। उनके ऊपर यहाँ पे है चालुक्य, उनके नीचे इस जगह पे है गंग। याद रखिएगा, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला चेर, उसके बगल में पांड्य, उसके चेर के ऊपर गंग और पांड्य के ऊपर चोल। चोलों के और गंग के बीच में ऊपर क्या होता है, चालुक्य। और जो ईस्टर्न चालुक्य था वो दूसरा है, और एक नॉर्मल चालुक्य था। नॉर्मल चालुक्य में ये है बीच में, ठीक है ना, इस जगह चालुक्य था। अब आगे पीछे उनको बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आपको याद रखना पड़ेगा लोकेशन। पांड्य की लोकेशन ये, चेर की लोकेशन ये, गंग की लोकेशन ये, चोल की लोकेशन ये, चालुक्य की लोकेशन ये, और ईस्टर्न चालुक्य की लोकेशन ये। हमारा कंसर्न क्या है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रतिहार के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रतिहार के बारे में क्या चल रहा था। उसके जस्ट बाद आगे आता है, अभी देखिए पाल डायनेस्टी के बारे में एक खास बात है। पाल डायनेस्टी कौन से धर्म को मानते थे, तो बुद्धिस्ट थे। इस बात को याद रखिए, पाल डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा किसको फेवर किया, बुद्धिस्ट। आपने देखा होगा जितने भी किंग आए उन्होंने मोनेस्ट्री बनवाई, लेकिन उन्होंने शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों को पैट्रन दिया। मतलब होता नहीं कि उन्होंने शिव के भक्तों को और विष्णु के भक्तों को दोनों को कहा ठीक है अब तुम भी अपना बनाओ, लेकिन वो खुद क्या थे, बुद्धिस्ट थे। अब आ जाइए अगली डायनेस्टी के बारे में। जो अगली डायनेस्टी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। कौन सी, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। नागवत्स, नागभट्ट, महामही, राजवत्स। इसका मतलब पहला राजा नागभट्ट, लास्ट राजा यशपाल। पहली चीज़ क्लियर। नागभट्ट का जन्म हुआ 700, इन्होंने राज्य किया 730 से 760 में। मैंने बताया जो प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, वो मालवा गुजरात में, और राजपुताना जो आज का राजस्थान है वो इलाका, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये नागभट्ट को किसने हराया था, ध्रुवा ने हराया था। याद रखिए, ध्रुवा ने वत्स को हराया, ध्रुवा ने नागभट्ट को हराया। ये दो लोगों को ध्रुवा ने हराया, याद रखिए। ये ध्रुवा थे, उन्होंने वत्स को हराया, यही ध्रुवा ने नागभट्ट को हराया। दूसरे आ जाइए वत्सराज। दूसरे हैं वत्सराज। वत्सराज भी क्या हुआ था, हारे थे। किससे हारे थे, ध्रुवा से भी हारे थे, ठीक है। वत्सराज 780 से 800 में थे। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी वत्सराज ने, लेकिन ये हार गए थे किससे, ध्रुवा से हार गए थे। तीसरे आ जाइए नागभट्ट। इससे ज़्यादा नहीं जानना आपको, बस तीसरा आ जाइए नागभट्ट द्वितीय।
नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि धर्मपाल जो थे, धर्मपाल इनको हराए थे। ध्यान से सुनिए, नागभट्ट द्वितीय को या ध्यान से लिखिए, इन्होंने धर्मपाल को भी हराया था और इनको गोविंदा ने हरा दिया था। इसके पहले मैंने क्या कहा था, वत्सराज ने धर्मपाल को हराया और वत्सराज को ध्रुवा ने हराया। यही बात में नागभट्ट द्वितीय ने भी धर्मपाल को हराया और गोविंदा ने नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, बस दो चीज़ ये ऐसे, ठीक। उसके बाद फिर सबसे ज़बरदस्त राजा यहाँ का था मिहिर भोज, याद रखिएगा। मिहिर भोज 836 से 885 के बीच में थे। इन्हीं के टाइम पे अल मसूदी आया था और अल मसूदी ने इन्हें एक टाइटल दिया था, याद रखिएगा। अल मसूदी 836 से 885 मिहिर भोज के टाइम पे आए। इन्होंने इसको कहा किंग बौरा। क्या कहा, किंग बौरा की उपाधि दी। इसके अलावा इन्होंने किसको हराया, ये एक लौता ऐसा था जिसने राष्ट्रकूटों को भी हराया था। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों को भी हराया था और पाल वंश को भी हराया था। ये इकलौता था। ये एग्जाम का पेट क्वेश्चन है। अगला, इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। कन्नौज का दूसरा नाम इन्होंने रखा था महोदय। और अगला जो है ग्रेटेस्ट फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, ये जो था, ये जो मिहिर भोज था, ये विष्णु भक्त था बहुत बड़ा। इन्होंने कौन सी टाइटल एज्यूम की थी, आदिवारा। याद रखिए, आदिवारा टाइटल किसको मिली, किसको मिली, आदिवारा टाइटल मिहिर भोज को मिली। उसके बाद अगला जो शासक आया वो आया महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने क्या किया, महाराजाधिराज ऑफ आर्यावर्त, आर्यावर्त के महाराजाधिराज, ये टाइटल खुद को दी महेंद्रपाल ने। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना। एक और चीज़ जानना है, यही महेंद्रपाल के जो कोर्ट में वो राजशेखर संस्कृत के एमिनेंट पोएट थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजशेखर ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। अगला आ जाइए महिपाल। महिपाल ने कब से कब तक किया, 913 से 944 में। इंद्र जो ये वाले दिख रहे हैं, इंद्र ने इसको महिपाल को हराया था, ठीक है। प्लस इनके बारे में जब ये था, जब महिपाल का समय था, तो उस समय राष्ट्रकूटों ने भी इनको हरा दिया था, ठीक है। इंद्र ने जब इनको हरा दिया और गुजरात पे कब्जा कर लिया, यही इंद्र ने महिपाल को हराया और गुजरात पे कब्जा कर लिया। तब अल मसूदी ने लिखा था प्रतिहार अंपायर हैड नो एक्सेस टू सी, मतलब गुजरात हार चुके थे प्रतिहार लोग। और इस वंश का सबसे लास्ट राजा था यशपाल। अब आ जाइए अगला और लास्ट। अब बारी आती है तीसरी और उनकी, जो कि सबसे लंबा इनमें, इन तीनों में राज्य किया, वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों ने क्या किया, राष्ट्रकूटों में सबसे पहले थे, इनकी राजधानी कहाँ थी, मानखेत, मान्य खेत, याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों की बात हो रही है यहाँ पे, इन राष्ट्रकूटों की मैं बात कर रहा हूँ। इन राष्ट्रकूटों की खास बात यह है कि इन्होंने चालुक्यों को भी हराया, इनकी चालुक्यों से भी लड़ाई चलती थी। इन्होंने क्या किया, पल्लवों को भी हराया और इन्होंने चोलों को भी हराया। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा किंगडम यही था और इसके बारे में जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएगी सिर्फ उतना ही मैं बताऊँगा। होने को तो पूरी किताब बहुत बड़ी है, आप काम की चीज़ जानिए। सबसे पहला राजा दंतेदुर्ग ने इसकी स्थापना की। इस राजा ने कौन से राजा को हराया, चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन को हराया। चालुक्य किंग किसको हराया, कीर्तिवर्मन को हराया था। किसने, दो चालुक्य हैं, एक ये है और एक ईस्टर्न चालुक्य है। ईस्टर्न चालुक्य का मतलब आज का आंध्र प्रदेश, ठीक है, आज का आंध्र प्रदेश, जी हाँ। तो इन्होंने किसको हराया, इन्होंने चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन को हराया था। किसने, दंतीदुर्ग ने कीर्तिवर्मन को हराया, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद आए कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण प्रथम ने ही कैलाश मंदिर बनाया था एलोरा में। एलोरा का कैलाश मंदिर जो रॉक कट मंदिर है, पत्थरों को काट के बनाया गया है, वो किसने बनाया, कृष्ण प्रथम ने। इसका मतलब राष्ट्रकूटों ने ही बनाया और उसमें भी कीर्ति प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने। ध्रुवा, मैंने आपको बताया था ध्रुवा ने हराया किसको, ध्रुवा ने वत्सराज को भी हराया है, देख लीजिए। इसने धर्मपाल को भी हराया, नागभट्ट को भी हराया ध्रुवा ने। उसके बाद गोविंद आ जाए। ये इसके शासनकाल में राष्ट्रकूटों में एक फेमस राजा था गोविंद। फेमस का मतलब जो सबसे मेन फेमस राजा थे उनमें से एक था गोविंद। इसने किसको हराया, इन्होंने नागभट्ट को हराया और धर्मपाल को इन्होंने भी हराया। अमोघ वर्ष इनके बाद जो आए, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। अमोघ वर्ष आए, अमोघ वर्ष के बाद इन्होंने, अमोघ वर्ष के बारे में खास बात क्या है, इन्होंने कविराज मार्ग लिखा, याद रखिएगा। अमोघ वर्ष गोविंद के बाद आए, इन्होंने कविराज मार्ग लिखा। बहुत ज़्यादा आपको टाइमिंग रटना नहीं है, बस आपको ये सेट रखना है। धर्म को वत्स ने हराया, वत्स को ध्रुवा ने हराया। फिर देखिए, धर्म को नाग ने हराया, नाग को गोविंद ने हराया, बस इतना याद रखिएगा, ठीक। और ये जो अमोघ वर्ष की दो खास बातें थी, एक तो इन्होंने कविराज मार्ग लिखा और दूसरा इनको साउथ का अशोका कहते थे। क्या कहते थे, साउथ का अशोका। इसके बाद आए कृष्ण
अगले कृष्ण, ये कृष्ण पार्ट 1 थे। कृष्ण 1 ने क्या बनाया? कृष्ण 1 ने बनाया रॉक कट एलोरा टेम्पल। ये जो दूसरे वाले थे, ये वाले कृष्ण ने, कृष्ण द्वितीय या अगले वाले कृष्ण हैं, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने चोलों को हराया। याद रखिएगा, इन्होंने किसको हराया? चोलों को हराया। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें, अब आपको एक बात क्लियर हो जाएगी इतने में से कि कौन सा इनमें से, जो भी राजा की अगर बात करें तो आप मुझे खुद ही से समझा दीजिए कि नंद जो सबसे लास्ट राजा था, नंद था। ठीक है, अब सबसे लास्ट तक जो स्टे किया वो था राष्ट्रकूट तीनों। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। थोड़ा लंबा हो गया, पहला वीडियो जो लंबा बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तीनों, इससे ज़्यादा इन तीनों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, 3 लोगों की लड़ाई हुई, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की, जिनमें फाइनल कौन जीता? राष्ट्रकूट। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। पाल को हराते थे गुर्जर, गुर्जर को हरा देते थे राजपूत। थैंक यू सो मच।